हाँ, देखिए बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एंगल बनाता है, वो होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन। ठीक है, ये निकालना बहुत आसान है। इस ट्रायंगल में बस tan अल्फा लगा दीजिए, एफ बाई एन, म्यू एन, ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि एक मैक्सिमम एंगल जिसपे मैं ऐसे सरफेस पे बॉडी रखूं तो वो रुकी रहे। इससे ज़्यादा होगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। अगर ये एंगल इससे ज़्यादा हो गया तो बॉडी नीचे की तरफ फिसलती हुई आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम एंगल जिसपे बॉडी रेस्ट में रहे। थोड़ा देखिए यहाँ पर कौन सी फोर्स है जो बॉडी को चलाने की कोशिश कर रही है। कौन सी, विच फोर्स इज ट्राइंग टू ब्रिंग द बॉडी इन मोशन? एम जी साइन थीटा। Here mg sin theta is trying to bring the body in motion. And which force is trying to keep the body in rest? Friction. mg sin theta बॉडी को चला रहा है, फ्रिक्शन बॉडी को रोक रहा है। अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे तो बॉडी नहीं मूव करेगा। यानी कि फॉर रेस्ट क्या कंडीशन होना चाहिए बेटा? mg sin theta मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन। mg sin theta मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन। ठीक है, mg sin theta मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन होता है म्यू एन। म्यू एन के अपोजिट कौन सा एंगल है? एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। दिस एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? tan इनवर्स म्यू। तो दोनों देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा बराबर होते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का वैल्यू हमेशा क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। इज इट क्लियर बेटा? आगे लिखिए बेटा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, आराम से समझिएगा, उसके बाद नोट करिएगा। एक के ऊपर एक दो ब्लॉक रखे हैं। ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है। इस पे ये 5 kg का है, ये 10 kg का है। ठीक है, आप इस पे अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, सपोज 100 न्यूटन की या 50 न्यूटन की। ठीक है, आपने इस पे फोर्स लगा रखी है बेटा 50 न्यूटन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके इन दोनों सरफेस के बीच का जो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है बेटा 0.2। और इन दोनों सरफेस के बीच का जो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। तो पहले तो देखिए कितनी फ्रिक्शन लगेंगी यहाँ। होगा क्या, ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो जमीन से क्या करेगी? चल पीछे, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी। ठीक है, ये जमीन पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा। हालांकि हम अर्थ को कभी पढ़ते नहीं है, अर्थ या ग्राउंड को हम कभी पढ़ते नहीं है। जब ये वाला ब्लॉक आगे चलने की कोशिश करेगा तो अर्थ भी इस पे पीछे की तरफ रोकेगी, और ऊपर वाला ब्लॉक भी कहाँ रोकेगा? पीछे की तरफ। अर्थ, जब ये वाला ब्लॉक आगे चलने की कोशिश करेगा तो अर्थ भी पीछे की तरफ रोकेगी और ऊपर वाला ब्लॉक भी पीछे की तरफ रोकेगा। इसके अलावा बेटा, अब इन टर्न ये क्या करेगा, ये इस पे फ्रिक्शन लगाए। बेटा कुंडी मत लगा। हाँ, इन टर्न ये क्या करेगा, ये दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। ठीक है, रिटर्न फोर्स लगाएगा ना बेटा, ये 10 kg का था, F1 लगाएगा आगे की तरफ। ये 10 kg F5 kg भी लगाएगा, F2 आगे की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 5 kg वाले ने 10 kg में पीछे फोर्स लगाया, 10 kg वाला 5 kg यहाँ पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। और कोई फोर्स लग रही है? यस, एम जी वेट। वो कह रहा है इस पर एम जी 10 G नीचे लग रहा है, अपना 10 G नीचे लग रहा है इस पर। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है, ये इसका 5G वेट नीचे लग रहा है।
यस और नो? इसका 5G वेट नीचे लग रहा है। तो आप एक एक ब्लॉक को पढ़िए। अब आप देखिए बेटा, अगर मैं 5 kg वाले ब्लॉक को पढ़ता हूँ तो 5 kg वाले ब्लॉक पे केवल आगे की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, F2। इसका एम और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन इसमें ऊपर की तरफ लग रहा होगा, उसे N2 मान लिया। तो F2 इजिकल टू कितना होगा, म्यू टू N2। एफ इजिकल टू म्यू था, इन दोनों सरफेस के बीच का जो म्यू था वो कितना था, 0.2। N2 कितना था बेटा, N2 कितना था बेटा, N2 था 5G के बराबर। 0.2 इंटू 5 इंटू G का वैल्यू 10, ये आ गया 5 न्यूटन। ये आपका F2 आ गया। ठीक है। तो तो एम एफ इजिकल टू एम ए होता है। सेकेंड वाले ब्लॉक पे तो केवल एक ही फोर्स लग रही है, F2। तो एफ इजिकल टू एम ए, 5 इजिकल टू 5A। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F2 इजिकल टू एम ए लगा दिया, नेट फोर्स इजिकल टू एम ए। तो एफ यहाँ ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर हम 10 kg वाले ब्लॉक को पढ़ते हैं, अगर हम 10 kg वाले ब्लॉक को पढ़ते हैं, इसको मैं आगे खींच रहा था 50 न्यूटन से, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ रोक रहा था F2, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 न्यूटन। जमीन पीछे की तरफ धक्का दे रही थी F1 से। अब जमीन ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी N1। नीचे कितनी फोर्स लग रही होंगी इस पर, नीचे कितनी फोर्स लग रही होंगी बेटा इस पर, एक तो 2G लगे होंगे, 10G और 5G। ऊपर वाले का वेट भी इस पे लग रहा है और अपना वेट तो लग ही रहा है ना। इस पर दो फोर्स लग रही होंगी, 10G और 5G। तो F1 इजिकल टू कितना होगा बेटा, म्यू 1 N1। म्यू 1 कितना दे रखा था, 0.1। N1 किसके इक्वल है बेटा, 10G प्लस 5G, 15G के। 0.1 इंटू 15 इंटू जी का वैल्यू 10, 20 न्यूटन आ गया, ओ 15 न्यूटन आ गया। अब आप देखिए, F1 15 न्यूटन आ गया। अब आप इस पर लगाइए नेट फोर्स इजिकल टू एम ए। नेट फोर्स कितना होगा बेटा इस पर, 50 न्यूटन से आगे जा रहा था, 50 न्यूटन से आगे जा रहा था, आगे की तरफ जा रहा था 50 न्यूटन से। रोकने के लिए दो फोर्स लगी हैं, एक 5 न्यूटन की, एक 15 न्यूटन की। 5 न्यूटन माइनस में 15 न्यूटन इज इक्वल टू 10A। तो फिर 30 इज इक्वल टू 10A। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब होगा क्या, दोनों ही आगे की तरफ जाएंगे, दोनों पे जो नेट फोर्स है वो आगे की तरफ है। इस पर नेट फोर्स केवल F2 थी और इस पर नेट फोर्स 30 न्यूटन। ठीक है। तो दोनों ही ब्लॉक बेटा आगे की तरफ जाएंगे, दोनों ही ब्लॉक बेटा आगे की तरफ जाएंगे इस तरफ। ठीक है। बट नीचे वाला तेज जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा धीमा जाएगा। दैट्स द क्वेश्चन। तो एफ ऊपर वाले ब्लॉक को मोशन में कौन लाया है, फ्रिक्शन। तो इसलिए मैंने आपको कहा था फ्रिक्शन को आप ये नहीं लिखते कि मोशन अपोज करता है, क्योंकि जो ऊपर वाला 5 kg वाला ब्लॉक है वो फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन में आया है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ बेटा मैं आपको। सपोज ये आपके पास एक माचिस है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक सिक्का फंसा दिया, तो मैं इसको टैप करूँगा तो सिक्का कहाँ जाएगा, अगर मैं इस पर ऐसे टैपिंग करूँगा तो सिक्का कहाँ आएगा, ऊपर, नीचे, कहाँ जाएगा। मैं देखो इस पर आराम आराम से टैप कर रहा हूँ, सिक्का कहीं नहीं जा रहा, सिक्का अभी भी यहीं पर है जहाँ पर था, सिक्का वहीं पर है जहाँ पर था। मैं इस पर जितनी मर्जी देर आराम आराम से टैप करता रहूँ, मैं इस पर जितनी मर्जी देर आराम आराम से टैप करता रहूँ, सिक्का कहीं नहीं जाएगा। अब मैं इस पर जोर जोर से टैप करूँगा, सिक्का बाहर आ गया। कैन एनी वन एक्सप्लेन वाई सो, ऐसा क्यों हो रहा है, सिक्का बाहर क्यों आ रहा है, सिक्का नीचे नहीं जा रहा, सिक्का बाहर आ रहा है, ऐसा क्यों। बड़ा यही केस है। ये सपोज माचिस को समझिए 10 kg वाला ब्लॉक, और सिक्के को जो 5 kg वाला ब्लॉक है वो हो गया आपका सिक्का। जब आपने फोर्स लगाई 10 kg वाले पर, तो 5 kg वाला भी आगे गया, लेकिन 5 kg वाले का एक्सलरेशन कम था, ठीक है। और 10 kg वाले का एक्सलरेशन कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है, दोनों नीचे जा रहे हैं। आपको लग रहा है सिक्का ऊपर आ रहा है, जबकि सिक्का ऊपर नहीं आ रहा, सिक्का भी नीचे जा रहा है, माचिस भी नीचे जा रही है, लेकिन माचिस तेज नीचे जा रही है। अप्लाइड फोर्स इस पर लग रही थी ना,
तो अप्लाइड फोर्स जिस बॉडी पे लगती है वो तेज मोशन में आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, माचिस जो है वो तेज नीचे जा रही है, सपोज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और सिक्का जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। ठीक है, जहाँ दोनों ही नीचे रहे हैं, तो लेकिन आपको दिखाई क्या दे रहा है कि सिक्का ऊपर आ रहा है। सिक्का ऊपर नहीं आया, सिक्का भी नीचे गया है, माचिस भी नीचे गई है, लेकिन माचिस तेज नीचे गई है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अरे बेटे थोड़ा बहुत आइडिया समझ आया नहीं? सुमेधा समझ आया बेटा? सुमेधा? ओके। राइट अ केस इन विच एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी। पहला केस इन विच एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। बताओ बेटा, क्या कभी ऐसा हो सकता है एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग रहा हो? वैसे क्वेश्चन है तो ऐसा हो, क्यों? फ्रिक्शन F1 लग रहा है 10 kg पर, और दूसरा जो रिएक्शन फोर्स है F1 वो लग रहा है अर्थ पर, एक ही बॉडी पे कहाँ लग रहा है फ्रिक्शन? पेन का रख दिया मैंने। बताइए बेटा। बेटा आप इसी केस को देखिए ना, कोई एक 10 किलो की बॉडी है, अगर आप अपना वेट है, आपका वेट आप पे लगता है जमीन पे लगता है? दोनों पे लगता है। क्यों? आप पे आपका वेट एक्ट नहीं करता? अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी जमीन पे रखी है तो इसका mg फोर्स हम बॉडी पे लगाते हैं, आया ना? और इसी वेट के रिटर्न में, ये तो हो गया एक्शन, और इसी वेट के टर्न में जमीन हम पे क्या लगाता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो एक दुनिया में एक लौता ऐसा केस है जिसमें एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगता है, मतलब हमारा वेट भी हम पे एक्ट करता है, उसका जो रिएक्शन फोर्स जमीन हम पे लगाता है वो भी हम पे एक्ट करती है। हमारा वेट भी बेटा हम पे एक्ट करता है, उसका जो रिएक्शन फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, वो भी बेटा हम ही पे एक्ट करती है। देखिए बेटा हेडिंग, फटाफट ड्राइव करिए। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सलरेशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी डाउन एन इंक्लाइन सरफेस। डाउन एन इंक्लाइन सरफेस। फटाफट करिए बेटा, मैं 1 मिनट में आया, 1-2 मिनट में आ रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। मतलब ये केस ऐसा सा है कि आपके पास ये जो एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से ज़्यादा है। ये जो एंगल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से ज़्यादा है। तो इस पर जो एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये थीटा एंगल है, एम जी कॉस थीटा, एम जी फ्रिक्शन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी डाउन एन इंक्लाइन सरफेस। तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से ज़्यादा है। ठीक है, एम जी साइन थीटा यहाँ पर फ्रिक्शन से ज़्यादा है। फटाफट करिए।
आया बेटा किसी का आंसर? बेटा यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ ये जो नीचे वाली फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ खिसकना शुरू करेगा ए एक्सलेशन से। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इजिकल टू कितना होगा, एम ए। एम जी साइन थीटा माइनस एफ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एम ए की। नेट फोर्स इजिकल टू एम ए, ठीक है। फ्रिक्शन कितना होता है बेटा, म्यू एन इज इक्वल टू एम ए। एन का वैल्यू कितना है, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए का वैल्यू आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ए का वैल्यू आएगा बेटा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। हाँ बेटा, आगे लिखिए। बेटा ये एक गाड़ी भाग रही है एम मास की, इसके आगे ये ट्रेन है, तो वो ट्रेन भाग रही थी ए एक्सलरेशन से। यहाँ पर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ था, इन दोनों सरफेस के बीच का जो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो म्यू था। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम ब्लॉक सो दैट स्मॉल एम डज नॉट फॉल डाउन, वो नीचे ही ना गिरे ग्रेविटी की वजह से। क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम ब्लॉक सो दैट, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम क्या था, find the minimum acceleration of capital M block so that small m block does not fall down। हरिया कौन सी फोर्स लगेगी जब बेस एक्सेलरेट करता है, तो बॉडी पे कौन सी फोर्स लगती है बेटा, जब बेस एक्सेलरेट करता है तो बॉडी पे कौन सी फोर्स लगती है बेटा, स्यूडो फोर्स, एंड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ बेस। याद है बेटा ये बात, यस और नो, हेलो, डू यू रिमेंबर दिस थिंग क्लास, एम आई ऑडिबल? अभी तो स्यूडो फोर्स ही बोली है मैंने। हाँ, तो इस पे क्या लगेगा, इस स्मॉल एम ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, एम ए। एम ए फोर्स स्यूडो फोर्स का लगेगा नीचे की तरफ। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये अपने परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है ये अपने परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। जरूरी नहीं है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऐसी लगे, सरफेस के परपेंडिकुलर लगनी चाहिए बस। यहाँ पर सरफेस ऐसे थे ना, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, एम जी फोर्स नीचे लग रही है, ठीक है। ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी अब, अगले पेज पर डायग्राम बनाता हूँ साफ साफ। देखो बेटा ये आगे की तरफ भाग रहे हैं, तो इस पर सीडो फोर्स एम ए लगेगा पीछे की तरफ, ये होगा सीडो फोर्स, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आगे की तरफ, ठीक है। एम जी वेट लगेगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन लगेगा। अब जब ये नीचे खिसकने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा। अब ड्यू टू द वेट फ्रिक्शन हमेशा क्या लगता है, पैरेलल टू द सरफेस, ये बात ध्यान रखना। फ्रिक्शन हमेशा क्या लगता था, पैरेलल टू द सरफेस, एंड नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात
हम जनरली सरफेस ऐसे बनाते हैं तो फ्रिक्शन ऐसे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगती है। लेकिन अगर इसे टर्न कर देंगे तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर परपेंडिकुलर की तरफ। तो देखिए बेटा, अब ब्लॉक कब नहीं गिरेगा, जब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल होगी। फॉर रेस्ट, अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो एफ जो है एम जी से बड़ा या एम जी के बराबर होना चाहिए। एम जी से बड़ा या एम जी के बराबर होना चाहिए। हालांकि एफ इजिकल टू कितना होता है, म्यू एन एम जी। एन यहाँ पर किसके इक्वल है, एम ए के। ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू। जी बाई म्यू से ज़्यादा एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो ये ब्लॉक कभी नीचे खाली रखा हुआ है लेकिन गिरेगा नहीं। ये ब्लॉक रखा हुआ है लेकिन कभी गिरेगा नहीं। सेम कंसेप्ट बेटा, एक क्वेश्चन है कि ग्लोब ऑफ डेथ देखा सबने, मौत का कुआं। यहाँ पर एक बाइक ऐसे ऐसे घूम रही होती है, ऐसे ऐसे घूम रही होती है, आया ना। तो वो कितनी स्पीड से घूमे कि कितनी उसके गोल घूमने वाली स्पीड होनी चाहिए कि वो नीचे ना गिरे। सेम क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एम मास की बॉडी है, ठीक है। भाई नीचे क्यों गिरेगा बंदा, वेट की वजह से, और तो वो नीचे खींचती नहीं। रोक के कौन रखता है बेटा, खाली फ्रिक्शन। रोक के कौन रखता है बेटा, फ्रिक्शन। इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो है परपेंडिकुलर लगेगी, आया ना। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगेगी। अगर, अब देखिए एफ इजिकल टू कितना होना चाहिए। अब अगर बॉडी नॉट टू फॉल, अगर बॉडी को गिरना नहीं है तो क्या होना चाहिए, और नॉट टू फॉल क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स अगेन एम जी से बड़ा होना चाहिए, बराबर हो तो भी चलेगा। एफ इजिकल टू क्या होता है, म्यू एन। सेम केस, बस यहाँ पर जो है एन जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है वो कौन सी फोर्स कहलाता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इट विल एक्ट लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यही फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। जो फोर्स सेंटर सेंटर की तरफ लगती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने लिख दिया म्यू इंटू एफ सेंट्रीपिटल। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन थी वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। पता है ये बात, हमने पढ़ा था ना, एफ इजिकल टू एम में होता है। तो बेटा ए सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का हमने पिछले सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला ट्राई किया था, वी स्क्वायर बाय आर, आया ना। सर्कुलर मोशन में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। एम से एम कट गया। वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाय म्यू। वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाय म्यू। ये सब कैलकुलेशन वो करके जाते हैं, उन्हें म्यू वगैरह सब पता होता है। तो उन्हें पता होता है कि अगर मेरी वेलोसिटी इस पॉइंट पर इतनी से ज़्यादा रहेगी तो मैं कभी नीचे नहीं गिरूंगा। हो गया बेटा, आराम से देखिए बेटा इसको। ये आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन में आने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या होता है बेटा, एम वी स्क्वायर बाय आर। नाउ राइट ऑन हेडिंग लेवलिंग ऑफ रूट। राइट ऑन हेडिंग बेटा, लेवलिंग ऑफ रूट।
बेटा आपको एक नॉर्मल भीड़ भरी सड़क पे टर्न लेना है, तो रोड ऐसी होती है, ठीक है। इसे कहते हैं लेवल रोड, प्लेन रोड, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ घा प्लेन, दोनों तरफ मैदान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। आप देखिए यहाँ पर एक एम जी एम, ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, गाड़ी एम जी फोर्स कहाँ लगा रही होगी, नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। वाई द कार टर्न्स, कार टर्न ही क्यों लेती है, गाड़ी को ऐसे जाना है तो गाड़ी टर्न क्यों लेती है। गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा के आप पहिए घुमाते हो, तो वो आप बेटा फ्रिक्शन की डायरेक्शन सेट करते हो। इसमें जो फ्रिक्शन है, दोनों आगे वाले टायर पे और पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन एक्ट करता है। जो इधर दोनों तरफ वाले टायर होते हैं ना, उनमें फ्रिक्शन एक्ट करता है, वही फ्रिक्शन गाड़ी को मोड़ता है सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर जो नेट फ्रिक्शन है, वो कितना हो गया बेटा, F1 + F2 जो भी है, मतलब मैंने इसे F मान लिया, ठीक है। नो नेट जो फ्रिक्शन है उस पर यहाँ पर लग गया। अब देखिए फॉर सेफ टर्न, सेफ टर्न का मतलब कि आप आगे जाके ठुके नहीं, आपने गाड़ी आराम से मोड़ ली। टर्न विदाउट स्किडिंग, टर्न विदाउट स्किडिंग। अगर आपने कहीं बाइक रेस वगैरह देखी होगी तो उसमें ऐसा होता है ना कि गाड़ी पूरी ना मुड़ के सामने ठुक जाती है जाके, ठीक है। फॉर सेफ टर्न होना क्या चाहिए, ये जो फ्रिक्शन है, ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी अंदर वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए ना, हाँ। बेटा यही जो फोर्स है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है ना। ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, हाँ है ना। हाँ बेटा, ये जो अंदर की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की तरफ मुड़ने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। एन होता है mg, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू √μ_r। अगर आपकी वेलोसिटी इससे कम होगी, अगर आपकी वेलोसिटी इससे कम होगी तो आप आराम से टर्न ले लोगे। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो इतनी वेलोसिटी से, तो आप सामने जाके ठुक जाओगे। हाँ देखिए बेटा, गाड़ी को ऐसे मुड़ना है, टर्न लेना है, दोनों तरफ मैदान है, प्लेन रोड है, तो इस पर क्या होता है, एम जी फोर्स नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अंदर की तरफ भाई ये अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो इसमें अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, वो होती है बेटा फ्रिक्शन फोर्स। वो कौन सी फोर्स होती है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वही गाड़ी को मोड़ती है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ी होनी चाहिए। ये जो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया म्यू एन, म्यू एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। एन का वैल्यू कितना था बेटा, फिगर में देखिए mg, म्यू mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। एम से एम कट गया, वेलोसिटी आपका √μ_r से छोटा आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा क्या, तो या तो इधर ठुक जाएगा, इधर ठुक जाएगा। आपने कहीं पहाड़ों पे या बड़े बड़े हाईवे जो हवा में टर्न लेते हैं, उनको कभी ध्यान से देखा है। वो कभी भी पहाड़ों के टर्न देखोगे तो वो कभी सीधे नहीं होते, वो टेढ़े होते हैं। पहाड़ों पे जैसे रास्ता घूम रहा होता है, वो हमेशा खाई की तरफ से उठा हुआ होता है, ठीक है। देखा है बेटा, सबने नहीं देखा। पहाड़ों की तरफ से जो रास्ता होता है बेटा, वो कभी भी सीधा नहीं होता, पहाड़ों पे हमेशा रास्ता टेढ़ा होता है। ऐसे जितने भी दिल्ली में हाईवे हैं, जो हवा में यू टर्न, हवा में ऐसे चक्कर मार रहे हैं, तो कोई भी सीधा नहीं है कि ऐसे चक्कर आ रहे हैं, हमेशा टेढ़े हैं, इंक्लाइंड है।
इंक्लाइंड क्यों बनाया जाता है, इसी को कहते हैं बेटा बैंकिंग ऑफ रोड। इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड। बेटा हेडिंग बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। ये नोट हो गया बेटा। हाँ बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड में लिखिए बेटा, द फेनोमिनन ऑफ रेजिंग आउटर एज, एज को मतलब रोड को थोड़ा टेढ़ा कर देना। इस तरफ सपोज खाई है या ऊंचाई है ये, ठीक है, तो ये जगह इतनी गंदी कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, इसको तो इस सरफेस को थोड़ा ऐसे ना करके थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, इसी फिनोमेना को बैंकिंग कहते हैं। ये थीटा एंगल से हमने सरफेस को उठा दिया ना, इसी को बेटा बैंकिंग कहते हैं। द phenomena of raising the outer edge as compared to inner edge, the phenomenon of raising the outer edge in comparison to the inner edge to prevent accident is called banking, is called banking। देखो होता क्या है, हाँ, और बाहर वाले हिस्से को हम अंदर के हिस्से में उठा देते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमें बचा कौन रहा था, आगे ठुकने